नमस्कार साथियों, कैसे हैं। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्बट एजुकेशन एकेडमी में। मैं रोहित कुमार। बी एस टी टी का हम लोग 28 जनवरी 2020 को जो एग्ज़ामिनेशन हुआ था, उस एग्ज़ामिनेशन में हम लोग कल क्वेश्चन नंबर 50 से लेकर 55 तक चले थे। आज हम लोग 56 बतलाएंगे। तो 56 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 56 नंबर क्वेश्चन है कि एक संख्या, कोई एक संख्या है, संख्या का जो मान है, मानिए कि वह नंबर यहाँ पर आपको दे रहे हैं। देखिए संख्या n इक्वल टू 2 3 6 0 0 फिर 0 0 0। अब भारतीय पद्धति के अनुसार इसमें आप कोमा चिन्ह का प्रयोग कर लें। तो कह रहा कि मानक रूप में लिखिए। मतलब इस समीकरण को जो दिया गया है, ये जो आपको नंबर दिया है, इस नंबर को आपको क्या करना है कि मानक रूप में लिखना है। तो फर्स्टली सबसे पहले हमको ये जानकारी होना चाहिए कि किसी चीज़ को मानक रूप में लिखेंगे तो उसके लिए क्या क्या शर्त होनी चाहिए, और ये भी आपको क्लास 8 में मिलेगा। मानक रूप के बारे में क्लास 8 में मिलता है, आप 8 में वहाँ पर जाकर देखेंगे। तो हम इसका सबसे पहले देखिए, एक तरह से कहा जाए तो जैसे हम स्टार पॉइंट देते हैं तो समझ जाइए कि वो एक फार्मूला है। यानी n इक्वल टू आपको लिखना है k गुना 10 पे पावर छोटी n, ठीक है। और k का जो मान होना चाहिए, वह k का मान हमेशा जो रहेगा वो 10 से कम होगा। तो k का मान क्या हो कि 10 से कम हो, यानी 10 बड़ा होगा k से। यानी k का मान 10 से, यानी कहने का मतलब आप k का मान जब भी लिखिएगा तो वो 10 से कम लिखना पड़ेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसको लिखेंगे कैसे, किस तरह से लिखेंगे। तो मैंने पहले ही कहा कि आपको 10 पे पावर करना और k का मान 10 से कम। दैट मीन्स इस नंबर को अगर हम लोग लिखते हैं तो देखिए यहाँ n इक्वल टू क्या लिखा है 2 3 एंड 6। पहले अब कितना जीरो है पहले उसको हम लोग डिनोट कर लेते हैं 1 2 3 4 5। तो 10 पावर 5 ये तो नियम को फॉलो कर गया है। और n जो होना चाहिए वो छोटी n, वहाँ पर कोई एक नेचुरल नंबर हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कोई भी नेचुरल नंबर, ठीक है। तो उस नेचुरल नंबर पे n की जगह तो नेचुरल नंबर दे देना है। अब बात तो यहाँ तक तो मैंने आ गया, लेकिन मैंने कहा कि k की जगह जो मान होना चाहिए वो 10 से कम होना चाहिए। तो 10 से कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक अंक के बाद आप पॉइंट बैठाना है। कितना अंक के बाद? 1 डिजिट के बाद आप उसमें पॉइंट बैठाइएगा। तो एक डिजिट के बाद पॉइंट बैठाइएगा, यानी 2.36 गुना 10 पावर 5। अब जब हम इसके लिए अगर किसी भी संख्या में पॉइंटिंग देंगे, मतलब जितना से भाग देंगे उतना से मुझे गुना करना पड़ेगा। दैट मीन्स इस संख्या में हमें एक अंक के बाद पॉइंट बैठाना था आगे से, तो उस स्थिति में हमें 100 से भाग देना पड़ता, तो 100 से गुना भी करना पड़ता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जितना अंक है उतना 10 पावर दे देना है। तो कितना अंक है 1 and 2, तो 10 पावर कितना देंगे 2। तो n का जो मान यहाँ पर आएगा वो कितना आएगा 2.36 गुना 10 पावर। जब दोनों एक जैसा हो, कल ही हम लोग बतलाए थे, जब दोनों एक जैसा हो तो पावर जुट जाता है। तो इस अनुसार आप क्वेश्चन को बनाइएगा। जब भी कभी मानक रूप पूछे तो आप ये इस फंडा को अपनाइएगा, टोटल बन जाएगा। अब है कि अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 57 है। 57 में कहता है कि निम्न में से किसको -1/2 में जोड़ा जाए कि योगफल एक निकटतम प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो। तो फर्स्टली देखिए, एक निकटतम प्राकृतिक संख्या, तो सबसे पहला आपका यहाँ जो बात आया कि वह जो होता है कि नेचुरल नंबर हम लोग किसको बोलते हैं, नेचुरल नंबर। दैट मीन्स इसका हिंदी हम लोग कहेंगे तो प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या यानी कहने का मतलब कि नंबर सिस्टम जब हम लोग पढ़ेंगे तो नंबर सिस्टम में ये सारा चीज़ आ जाएगा।
तो नेचुरल नंबर कहते हैं कि गिनती की संख्या जहाँ से हम लोग गिनना चाहते हैं, यानी n इक्वल टू 1 2 3 डैश डैश, यानी जब भी आना चाहिए वह एक नंबर के रूप में प्राप्त हो, 1 2 3 4 5 के रूप में प्राप्त हो, तो वो हमारा नेचुरल नंबर होगा। तो इनमें से किस संख्या को इसमें जोड़ा जाए, तो ऐसे क्वेश्चनों को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ऑप्शन का प्रयोग करके हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन का प्रयोग करने के बाद क्या आता है। कह रहा कि देखिए इसमें 4 ऑप्शन था। पहला ऑप्शन है 2/3, और दूसरा ऑप्शन है आपको 3/2, और तीसरा ऑप्शन है 1/2, और चौथा ऑप्शन है आपको 1/3। तो निम्न में से किसको -1/2 में जोड़ा जाए कि योगफल एक निकटतम प्राकृत संख्या प्राप्त हो। तो यानी ये जो आपका क्वेश्चन जो इसका सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन में कहा कि -1/2 में इस चारों में कौन जोड़ें कि प्राकृतिक संख्या है। पहला का देखिए, पहला का जोड़ कर देखिए, 2/3 जोड़ेंगे, तो 2/3 जोड़ेंगे, दोनों का लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो दोनों अलग अलग है तो दोनों मल्टीपल हो जाएगा। इसको इससे करेंगे -1, इसको इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब 4 में एक चला गया तो कितना बचा 3/6। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1/2। 1/2 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, एक क्या है, भिन्न है। तो इस स्थिति में पहला ऑप्शन आपको नहीं होगा। दूसरा, जब हम लोग इसी में दूसरा देखेंगे तो 1/2 है प्लस 3 कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे। अब इसको देखेंगे तो कितना लिखेंगे 2, तो कितना है आपको -1 प्लस कितना 3। अब इसको हम लोग करेंगे तो 2/2 ख़त्म, कितना 1। एक ये तो नेचुरल नंबर मुझे मिला, डेट मीन्स इसको अभी हमको राइट में रखना है, अभी रखना है, लेकिन क्लियर नहीं हुआ कि क्या इसी का इसका आंसर यही होगा। तो हम चारों ऑप्शन पे आपको लेकर चल रहे हैं। और उसके बाद जब आप देखिएगा जो तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर पे जाइएगा तो देखिए सी, इसका सी पर जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे सी में, तो 1/-2 में हमें 1/2 जोड़ना है। तो जोड़ना है तो जैसे ही इसका एलसीएम लीजिएगा -1 + 1 यानी कि 0/2। कल ही बतलाए थे कि 0 में किसी संख्या से भाग देंगे 0, क्या ये नेचुरल नंबर में आया, नहीं आया, यानी ये भी इसका नहीं हुआ। अब लास्ट में देखेंगे कि 1/3 लिखा हुआ है, तो -1/2 और इसमें क्या करना है कि 1/3 ऐड करना है। और जैसे इसका एलसीएम लीजिएगा 6, आपको आ गया -3 और ये आ गया 2, तो इसका नाम कितना आ गया कि -1/6। तो देखिए -1/6 डेट मीन्स ये जो है आपको एक भिन्न के रूप में प्राप्त हुआ, और पहला नंबर जो था वो भी भिन्न के रूप में प्राप्त हुआ। तीसरा नंबर 0 आ गया, डेट मीन्स वो एक पूर्ण संख्या था, तो वो प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है। लेकिन चौथा नंबर का भी जब सॉल्व किए तो वो नहीं आया। तो आप शायद समझ चुके होंगे कि जो सबसे अलग दिखता हो, अगर नहीं भी आता है तो जो सबसे अलग दिखे उसी ऑप्शन को आप उपयोग में लाएं। तो अब हम लोग उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर, आगे आप चलिएगा 58 पे। क्वेश्चन नंबर 58 है, और 58 देखिए क्या कहता है कि निम्न में से कौन एक त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकती है। भुजाएं कब नहीं होगा, इससे संबंधित, यानी डेट मीन्स आपको इसका ये रिलेशन निकला कि आपको ट्रायंगल भी पढ़ना है। तो आपको देखिए 58 नंबर क्वेश्चन है, और 58 नंबर क्वेश्चन में है कि अगर कोई किसी त्रिभुज का निर्माण करना हो तो इसके लिए इस नियम का होना अनिवार्य है। यदि किसी त्रिभुज का निर्माण करना हो तो 2 छोटी भुजाएं का योग हमेशा
बड़ा भुजा से हमेशा बड़ा भुजा से बड़ा होता है। बस इसी फंडा को अपनाइएगा, आसानी से हो जाएगा। यानी कि ये कि दो छोटी भुजा कोई भी, मैंने मान लिया कि ए बी एक ट्रायंगल, देखिए इस तरह से मैंने एक कोई ट्रायंगल का निर्माण किया, ए बी सी, ठीक है। कोई भी दो, इसमें कोई भी दो जोड़ेंगे, जैसे कि ए बी प्लस बी सी जोड़े, तो इसका जो मान होना चाहिए वो बड़ा होगा। ए बी एंड प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी, यानी इससे बड़ा होना चाहिए। जो भी हम लोग बड़ा भुजा मानेंगे उसके अनुरूप। तो इसमें जो भी ऑप्शन हो उसके अनुसार देखिए कि हम लेकर चलते हैं आपको। ऑप्शन नंबर 1 कि कौन त्रिभुज का निर्माण नहीं करेगा। पहला 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। दो छोटा को जोड़िए, देखिए 3 + 4 और इधर कितना है 5, तो 3 + 4 = 7 एंड 5, तो क्या हो गया, दो छोटा का जोड़िए बड़ा हुआ, मतलब इससे निर्माण होगा। दूसरा है कि 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, दो छोटा को जोड़ें तो 1 + 2 एंड 3, तो 3 एंड 3, दैट मीन्स दोनों इक्वलिटी आ गया। तो इस स्थिति में यह नहीं होगा। बाकी बात जो भी रहेगा, क्योंकि हमेशा दो छोटा को जोड़ेंगे वह क्या आएगा, बड़ा ही आएगा। तो उसके बाद आइए अब हम लोग 59 पर चलते हैं। ये है 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा। फिर मैंने कहा कि आपको ट्रायंगल पढ़ना है और ट्रायंगल में आपको समरूपता पढ़ना है, सिमिलरिटी पढ़ना है, ठीक है, कि सिमिलर है या नहीं है। कह रहा कि निम्न में से कौन एक शर्त दो त्रिभुज की सर्वांग क्षमता के उपयुक्त नहीं है। उपयुक्त किस कौन नहीं है। देखिए बात आई सर्वांग क्षमता, ठीक है। सर्वांग क्षमता का मतलब हो गया कि आप कैसे जानेंगे कि आकार और आमाप बराबर हो। यानी सर्वांग क्षमता जो होगा, आकार भी और आमाप दोनों क्या होगा, एक जैसा होगा, तब वो सर्वांग क्षमता के नियम को फॉलो करेगा। पहले ये, अब सर्वांग क्षमता के लिए शर्त है और उन शर्त के अंतर्गत अगर आएगा तो होगा, नहीं तो नहीं आएगा। सर्वांग क्षमता के लिए शर्त है कि एस 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 ए ए ए, ठीक है, एस ए एस एस ए एस, उसके बाद आर एच एस। इसके अलावा इसमें जो आया है, जैसे कि ए एस ए है, एस एस ए, ऐसा शर्त होता ही नहीं है। एस ए एस होता है, एस 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 ये भी होता है, आर एच एस राइट हैंड साइड के अंतर्गत भी होता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 चलेंगे। 60 में क्या कह रहा, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज आपको बनाना है। मान लीजिए कि ए बी सी एक त्रिभुज है। यानी कहने का मतलब सीधा बात है कि आपको ट्रायंगल पढ़ना है और ट्रायंगल के हर नियम को पढ़ना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रायंगल में एक हिसाब बना लेंगे हो गया, ऐसा नहीं करना है। ट्रायंगल के जो प्रॉपर्टीज होता है, जो ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज होगा वो पढ़ना है। ट्रायंगल में जो आपको समरूपता के संबंध में आएगा वो पढ़ना है, सर्वांग क्षमता के संबंध में आएगा वो पढ़ना है, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ना है, थेल्स पढ़ना है, ठीक है, एएस से पढ़ना है। तो ये मतलब हर एक प्रकार की टॉपिक आपको जानना चाहिए, तब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो शायद आप आसानी से बना सकते हैं। तो लिखा है कि ए बी सी, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ कि एक त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए = 100 एंड ए डी लंब बी सी। हम इसको ए मान लिए और इसको बी मान लिए और इसको सी मान लिए। इससे हम इस पर लंब डाल देंगे। जैसे इस पर लंब डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब आपको कह रहा है कि ए का मान जो है, यहाँ का जो मान है टोटल वो आपको दिया हुआ है, इसका मान वह है आपको 100 डिग्री, ठीक है। तो कह रहा है कि AD ए का समद्विभाजक है, यानी AD जो है एंगल ए का समद्विभाजक है
तब तो b का मान क्या होगा, तो उस स्थिति में पूछ रहा है कि आप इसका मान बतलाइए कि कितना होगा। तो देखिए इसमें कुछ नहीं है, आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि AD जो है एंगल BAC का समद्विभाजक है। क्या है? समद्विभाजक। तो अगर ये समद्विभाजक होगा तो उस स्थिति में क्या होगा कि उस, यानी कहने का मतलब कि ये आपको जो बना एंगल एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD, और ये जो होगा वो एंगल A/2 का हाफ होगा। यानी टोटल का मान कितना है? 100। 100/2 जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 50 आएगा। तो इसका हम लोगों का क्या निकल गया? 50 निकल गया। यानी इस साइड में यहाँ आपको 50 निकल गया, और b का मान हमको निकालना है, ये 90 है। तो बोलिए अगर b का मान हम लोग निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे? 180 माइनस इस दोनों कोण को जोड़ देंगे तो 90 प्लस 50, तो 180 और माइनस इस दोनों को जोड़िए 140, और जैसे इसको सॉल्व करिएगा तो हम लोग इसको सॉल्व करने के बाद जब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जा रहा है? तो ये आपको नेक्स्ट जो कौन आएगा, इसका मान b का मान वो आपको 40 डिग्री आएगा। बोलिए किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है? नहीं। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 के बाद आइए आप 61 में आइए। 61 है कि समांतर श्रेणी 4, 9, 14 और 19 का कौन सा पद 109 होगा। यानी कि विच टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP 4, 9, 14 एंड 19 इज 109। तो आपको ये बतलाने का यहाँ प्रयास कर रहा है। देखिए जितना भी क्लास 10th और 9 का जो भी सिलेबस है वो सारे सिलेबस से करीब करीब क्वेश्चन आ रहा है। यानी सिलेबस से क्वेश्चन बाहर नहीं है, भले फिजिक्स नहीं पूछा अलग बात है, लेकिन मैथमेटिक्स से एक भी क्वेश्चन जो है आपको सिलेबस से बाहर नज़र नहीं आएगा। कुछ परसेंटेज क्वेश्चन जो दिया हुआ है तो है ही। तो यानी कहने का मतलब सबसे पहले हमको इस चैप्टर में इसमें जो है हमें AP के बारे में जानना आवश्यक होता है। AP के संबंध में हम लोग जानेंगे, और AP के संबंध में हम हर एक चैप्टर का क्लास बहुत जल्द और कम समय के लिए ला रहे हैं। मतलब एक क्लास में पूरा उसका थ्योरी ख़त्म, उस पर हम लोग क्वेश्चन करवा लेंगे, ठीक है। और उसके बाद तो AP में कह रहा कि कौन सा पद ये होगा। तो AP का मतलब होता है कि प्रत्येक जो टर्म होना चाहिए, प्रत्येक टर्म के बीच जो शब्द अंतर आएगा वह एक जैसा होगा। जितना भी पद है सारे टर्म के बीच जो डिफरेंस होगी वह डिफरेंस एक जैसा होगा। तो उस स्थिति में वह AP के नियम को फॉलो करेगा। तो उसी के अनुरूप हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो दिया रहता है उसको A बोलते हैं, तो A का मान 4 है। और उसके बाद जो अगला टर्म जो है उसका अगला जो टर्म है, अगला टर्म मतलब अगर आपको D निकालना है, सार्वांतर निकालना है, तो अगले टर्म में डैट मीन्स T2 माइनस T1 यानी हमेशा अगला टर्म में पिछला टर्म को घटाना है। तो 9 माइनस 4, 9 में से 4 चला गया तो कितना बच गया? 5 बच गया। डैट मीन्स इसका लास्ट टर्म दिया है, यानी आपको Tn का मान दिया है। तो ये आपका एक फार्मूला आ गया। Tn का मान आपको यहाँ पर दिया हुआ है और Tn का मान लिखा है 109, ठीक है। तो कह रहा कि कितना नंबर होगा, यानी n का मान क्या होगा। तो मैं आपको फार्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ। तो Tn इक्वल टू फार्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका फार्मूला का प्रयोग हम लोग करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। D निकालेंगे तो इस तरह से करेंगे, Sn निकालेंगे तो अलग करेंगे। अगर इसी में योग की बात करता Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डैट मीन्स अगर कभी कभी ये नहीं रहता है, इसके अलावा भी दूसरा फार्मूला होता है। आप इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। अब a और l का जो मतलब होता है कि लास्ट टर्म डैट मीन्स Tn का मान क्या होगा, इस पर डिपेंड करता है जब Sn निकालना हो। तो ये तो हमारा जो हो गया ये फार्मूला के अंतर्गत आ गया। अब मुझे इस क्वेश्चन पे जाना है। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का और भी सारा तरीका है,
लेकिन TN फार्मूला पे आप बनाइएगा तो देखिए इस फार्मूला को लेकर चलिए, तो यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा, TN की जगह हमको 109 लिखना है। 109 इक्वल टू, अब उसके बाद देखिए कि A है, तो A का मान इसमें कितना है, 4 है। 4 प्लस n-1 इंटू D का मान आपको निकला हुआ है 5। और जैसे ही आप इसको इधर करते हैं तो 109 इधर आएगा -4 इक्वल टू n-1 गुना 5। अब इसमें आप इसको घटाइए तो कितना होगा, 105 इक्वल टू n-1 गुने 5। अब इससे इसको भाग दे दीजिए, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यानी 21 इक्वल टू n-1, यानी n इक्वल टू 21 प्लस 1, तो n इक्वल टू 22। तो n का मान इसमें कितना आ जाएगा, 22 आ गया। इससे ये भी मुझे पता चल रहा है कि आपको हर स्थिति में AP की जानकारी होना चाहिए। और AP में हम लोग AP तो पढ़ेंगे ही, साथ में सोचते हैं कि AP के अलावा भी कुछ जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट आ रहा है तो उस सारे पॉइंटों को हम आप लोगों के बीच बतलाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए 62 नंबर क्वेश्चन देखिए। 62 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से किस समीकरण का हल -3 है। ठीक है, द इक्वेशन हैविंग -3 एज ए सॉल्यूशन इज, यानी ये समीकरण में ऐसा कौन सा समीकरण है, जो समीकरण नीचे दिया गया है चार्ट हो, जिसका हल -3 है। सिंपली बात है कि अगर आपको नहीं आता तो बैठा कर देख लीजिए, जो इक्वलिटी के बराबर आ जाएगा वही समझिए आपको समीकरण का हल को बतलाता है, नहीं तो नहीं। यानी कहने का मतलब आपको एक चर वाले रेखिक समीकरण के बारे में भी पढ़ना है और दो चर वाले रेखिक समीकरण के बारे में पढ़ना है, यानी दोनों बातें यहाँ पर होनी चाहिए, यानी हल 3 होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि बैठाना पड़ेगा। जैसे ए का ऑप्शन है कि x + 3 इक्वल टू -1, तो x का मान आपको बोला गया कि -3 + 3 इक्वल टू -1। अब इसको सॉल्व कीजिए, 0 इक्वल टू -1, क्या 0 1 के बराबर है, नहीं है, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। बी नंबर ऑप्शन में देखिए कि लिखा 8 + 2x इक्वल टू 3, यानी 8 + 2 और x का मान आपको -3 लिखा है, -3 इक्वल टू 3, तो हो गया 8 - 6 इक्वल टू 3, घटाइए 2 इक्वल टू 3, क्या 2 3 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो ये भी इसका ऑप्शन ख़त्म हो गया। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 देखिए, अब लिखा है 10 + 3x इक्वल टू 1। अब यहाँ पर 3 बैठाइए, 10 + 3 गुना -3 इक्वल टू 1, 10 प्लस माइनस क्या होता है, -9 इक्वल टू -1। अब इसको -1 नहीं 1 है, घटाइए 1 इक्वल टू 1। अब 1 के बराबर आ गया, तो इस स्थिति में यह समीकरण का हल को प्रदर्शित करेगा, यानी सी नंबर 62 का क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, अब हम लोग 63 नंबर पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है, 63 आपको क्वेश्चन कह रहा है कि y के किस मान के लिए व्यंजक इतना और इतना का मान बराबर है। यानी देखिए कुछ भी नहीं, आपको 2 ठो व्यंजक दिया है। व्यंजक डेट में मैंने आपको पहले ही कह चुका हूँ कि बीजीय व्यंजक चैप्टर क्लास 8 में है, उसको भी पढ़ना है। यानी सारा चीज़ का हम एक सिलेबस एक पेज में लेकर हम अगला दिन लिख कर देंगे कि आपको 2008 यानी 2020 में जो अभी जो एग्ज़ाम हुआ है उस एग्ज़ाम के अनुसार उसका क्या उस एग्ज़ाम के अनुसार इसका क्या सिलेबस निकलता है, तो उसी के अनुसार हम लोग पढ़ाने का भी प्रयास करेंगे। तो देखिए आपको क्या कह रहा है कि इतना तथा इतना का मान बराबर है, यानी दोनों का मान आपको बराबर है, यानी y - 15 और ये आप इक्वल टू 2y + 1। यानी जब मान दोनों का बराबर है तो डेट मीन्स दोनों क्या होगा, इक्वलिटी होगा, इक्वलिटी को फॉलो करेगा। तो y, अब देखिए ये एक जैसा एक साइड से दूसरे साइड आता है तो हमेशा चिन्ह बदलता है। 1 इसको उधर लेके जाएंगे +15, जब ऐसे इसको सॉल्व कीजिएगा तो -1 इक्वल टू 16 एंड इम्प्लाइज डेट, यानी y इक्वल टू -16, यानी y का मान आपको -16 के इक्वलिटी के बराबर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64।
64 कह रहा है कि किसी समीकरण का हल एक पूर्णांक में नहीं हो सकता है। किस समीकरण का हल एक पूर्णांक में नहीं होगा? अब सबसे पहला जो आपका बात है कि ये बात आ गया कि पूर्णांक किसको कहेंगे? इंटीजर। ठीक है, इंटीजर डेट मीन्स हम लोग इंटीजर कहते हैं कि सभी ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं और शून्य के समूह को क्या कहेंगे? इंटीजर कहलाएगा। डेट मीन्स इंटीजर जो होता है ये कहाँ से चालू हुआ मुझे ये भी पता नहीं है और कहाँ तक जाएगा इसका, यानी इसके बीच जो भी संख्या आ जाएगा, करा कि एक पूर्णांक में नहीं हो सकता है, मतलब आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। हम कौन सा समीकरण को सॉल्व करेंगे जो ये नहीं होगा? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया था। पहला है कि 5y माइनस 8 नहीं 5y माइनस 3 इक्वल टू माइनस 18। अब ये एक कैटेगरी का है तो उसको उस साइड ले जाएंगे, तो 5y इक्वल टू माइनस 18 इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस कितना हो जाएगा 3, यानी 5y इक्वल टू कितना हो गया माइनस 15। इसको हम लोग डिवाइड करिए 3, यानी y इक्वल टू माइनस 3। ये तो इसमें आ गया, यानी ये तो है, यानी इसमें हम सही का चिन्ह देंगे। ठीक है, इस सही का चिन्ह मतलब आपको क्या ढूंढना, इसमें गलत कौन है, तुम जो गलत का चिन्ह होगा वही ना होगा। दूसरा इसमें बी देखिए, इसका बी ऑप्शन था और बी में लिखा है कि 3x माइनस 9 इक्वल टू 0 एंड 3x इक्वल टू जब उधर जाएगा तो क्या होगा 9, कट करिए 3, तो x इक्वल टू 3। देखिए ये भी इसमें 3 तो आएगा ही क्योंकि आगे डैश है, यानी ये भी सही है कि ये पूर्णांक में आएगा ही। कह रहा आपको पूर्णांक में नहीं आना चाहिए, कौन पूर्णांक में नहीं आएगा? तो आप इसका सी नंबर देखें, सी नंबर देखिएगा तो लिखा है 3x प्लस 8 इक्वल टू 3 प्लस x। अब जात को जात की तरफ करेंगे तो 3x माइनस एक्स इक्वल टू 3 माइनस 8, और जैसे ही आप उसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ गया माइनस 2x इक्वल टू, अब इसको घटाइए माइनस 5। अब माइनस 2f नहीं होगा, सिर्फ 2x होगा, 2x इक्वल टू माइनस 5x इक्वल टू माइनस 5/2। ये तो बटम आ गया। डेट मीन्स ये देखिए क्रॉस का चिन्ह हो गया, तो मुझे क्रॉस वाला ही सिर्फ ढूंढना है। अब तो नेक्स्ट जो होगा वो इक्वलिटी आएगा ही, होगा ही, तो वो इसका ये हो गया। यानी कहने का मतलब आपको सीधा है कि पूर्णांक की भी जानकारी होना चाहिए। मैं तो बार बार कहते आ रहा हूँ कि जो भी जितने भी क्लास 8 से लेकर 10th तक है उस सारे सिलेबस को आप अच्छी तरह से पढ़ लें, और 11 और 12 का कुछ टॉपिक है जो उसकी इससे आ रहा है, हम लोग उसके लिए बस 1 से 2 दिन तक का फार्मूला याद करना पड़ेगा। अब देखिए कि 65 है। 65 क्या है कि a और b कोई धनात्मक पूर्णांक है। पहले ही लिख चुका है कि a एंड b क्या होना चाहिए, धनात्मक, यानी प्लस वाला पूर्णांक हो। ठीक है, प्लस वाला डेट मीन्स यहाँ से यहाँ वाला होना चाहिए। तो कह रहा है तो एक समीकरण लिखा हुआ है चूँकि कि ax इक्वल टू b। जब हम इस समीकरण का हल करेंगे, यानी इसका जब आप हल करेंगे a और b की जगह अगर आप धनात्मक संख्या लाइएगा रखिएगा तो क्या वह संख्या क्या प्राप्त होगा? तो एक धनात्मक संख्या या एक धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होगा, होगा कि नहीं होगा? मान लीजिए कि हम एक ही जगह हम मान लेते हैं कि एक ही धनात्मक पूर्णांक, एक ही जगह हम 1 ले लिए, एक ही जगह 1 ले लिए और b की जगह हम 4 ले लिए, तो तब x का मान क्या होगा? तो एक ही जगह हम 1 लिए तो 1 गुना x इक्वल टू कितना 4 एंड x इक्वल टू 4। तो देखिए इसका जो सॉल्यूशन आया वह एक धनात्मक पूर्णांक आया, इसलिए वह संख्या भी क्या होगा, एक धनात्मक पूर्णांक होगा। तो देखिए आपको समीकरण से बहुत सारा क्वेश्चन आया है और शॉर्ट में बहुत ज़्यादा, तकरीबन अभी तक में 4 क्वेश्चन आ चुका है और 5वां क्वेश्चन भी वही है। 66 में देखिए कि निम्न में से कौन सी संख्या -6 प्लस x इक्वल टू 12 को संतुष्ट करता है। तो यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सेटिस्फाई द इक्वेशन, कौन नंबर को सेटिस्फाई करेगा? तो वही एक समीकरण है, उस समीकरण को सॉल्व करना है सिर्फ। -6 प्लस x इक्वल टू कितना है -12,
यानी x इक्वल टू -12, इधर माइनस है उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस। तो जब इसको हम लोग हटाएंगे क्योंकि ये बड़ा है, -6 में 6 चला गया तो कितना बच गया, -12 में 6 गया तो -6 आया। तो जो इसमें होगा वही उसका ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 67 देखा जाए। 67 क्वेश्चन नंबर देखिए, कह रहा है कि 20 वर्ष के बाद मनोज की आयु उसके वर्तमान आयु की 5 गुनी हो जाएगी। जो वर्तमान आयु है और 20 वर्ष के बाद उसका उम्र 5 गुना हो जाएगा। तो माना कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, माना कि मनोज का वर्तमान उम्र कितना हो गया, x वर्ष। 20 वर्ष बाद मनोज का उम्र, 20 वर्ष बाद मनोज का उम्र कितना हो जाएगा, x + 20। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा कि 20 वर्ष बाद जो है, 20 वर्ष बाद मनोज का जो उम्र है, मनोज का उम्र उसकी वर्तमान आयु की 5 गुनी हो जाएगी। जो वर्तमान आयु जितना है, ठीक है, वर्तमान आयु का 5 गुना हो जाएगा। किसका उम्र, तो वर्तमान आयु का 5 गुना होगा। अगर वर्तमान आयु 4 वर्ष का है तो 20 वर्ष के बाद उसका 5 गुना हो जाएगा। तो इसमें आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। देखिए, कह रहा कि अगर वर्तमान उम्र 4 है तो 20 वर्ष बाद कितना हो गया उसका, अगर वर्तमान उम्र 4 है तो अगर आप कह रहा कि 20 वर्ष के बाद मनोज की उम्र क्या होगा, देखिए क्वेश्चन जो है इसमें आपको अधूरा लिखा हुआ है। 20 वर्ष के बाद मनोज की आयु उसके वर्तमान आयु की 5 गुनी है। 20 वर्ष बाद जो है मनोज की जो आयु है, मनोज की जो वर्तमान आयु उसकी वर्तमान आयु की 5 गुनी है। 20 वर्ष बाद इसकी वर्तमान आयु का क्या हो गया, 5 गुना, यानी वर्तमान आयु का 5 गुना। तो इसमें हम लोग 5 से गुना किए तो x + 20 इक्वल टू कितना आ गया, 5x, यानी 20 इक्वल टू 5x। इसको इधर लाएंगे -x, तो 20 इक्वल टू कितना हो गया, 4x 5। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 5 वर्ष। यानी अगर मनोज जो है 5 वर्ष का होगा वर्तमान उम्र, तो 20 वर्ष के बाद जो उसका उम्र हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। तो 20 पहले 20 वर्ष के बाद, यानी 5 वर्ष अभी है, अब 20 उसमें जोड़ दीजिए तो 20 × 5 = 25। तो वर्तमान उम्र भी 5 साल है तो उसका कितना हो गया, 5 गुना हो गया। तो कौन सा हो गया, ये। यानी उम्र से संबंधित भी आएगा, उम्र से संबंधित वाला भी क्वेश्चन आपको मिला रहेगा। देखिए, इस क्वेश्चन पर बिहार बोर्ड के द्वारा भी आंसर जो दिया गया, हर व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग आंसर दी जाती थी, अलग अलग इसका ऑप्शन के थ्रू बतलाया जाता था कि नहीं इसका ये होना चाहिए। मैं आपको बतला रहा हूँ। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए। 68 नंबर क्वेश्चन पहले आप लोग पढ़ लीजिए, अच्छी तरह से पढ़िए कि दो समांतर रेखाएं को एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करे। तो समांतर रेखाएं किसे कहते हैं, यानी वे रेखाएं जिनके कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो, कोई भी उभयनिष्ठ रेखा नहीं हो, जिनका कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो, वो आपको समांतर रेखाएं कहलाएगा। प्रतिच्छेदी मतलब जो एक रेखा को दूसरे रेखा को काटता हो उसको हम लोग प्रतिच्छेदी कहेंगे। तो हम मान लेते हैं कि देखिए ये जो है ये रेखा है एक, और ये भी एक रेखा, ये कभी भी एक दूसरे को आगे जाने के बाद कहीं भी इसको कट नहीं करेगा। ये एक इस तरह से आपको एक तिर्यक छेदी रेखा है जिसको हम लोग P मान लिए, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ठो कोण बन गया। तो कह रहा है कि तिर्यक छेदी रेखा की एक ही तरफ बनने वाला अंतः कोण का युग्म प्राप्त होगा। कह रहा कि तिर्यक छेदी रेखा है, तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ कितने अंतः कोण का युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। फिर से देखिए पढ़ लीजिए
कि इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंसेक्टेड बाय द ट्रांसवर्सल then the number of pair in entire angle on the same side of the travels is। तो आपको एकांतर कोण, सबसे पहले आपको कह रहा है कि अंतः कोण युग्म। अब अंतः कोण युग्म, एक ही ओर के अंतः कोण के युग्म, देखिए अंतः कोण कौन कौन आ गया आपको। अगर अंतः कोण की बात करें तो एक और, देखिए 1 और 5 आया, ठीक है, 4 और 8 आया, 4 और 8 आया, 2 और 6 आया, 3 और 7 आया। करा कि एक ही ओर के अंतः कोण का योग। तो देखिए एक ही ओर, एक रेखा है, इस ओर अंतः कोण का योग, यानी एंगल 4 जो है, एंड एंगल 4 जो हो गया, एक ही ओर अंतः कोण का योग, एंगल 4 एक ठो हो गया और एंगल 1 8 आ गया। अंतः कोणों का, एक ही ओर के अंतः कोणों का युग्म 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पर जो है यानी एंगल 4 जो है वो एंगल 5, एक तो ये आ गया, ये भी इसका एक ही ओर के अंतः कोण का युग्म है, एक साइड का है। अब इधर जब आइएगा तो एंगल 3 है और एंगल 6 है, तो एक ही ओर के अंतः कोणों का युग्म 180 डिग्री होता है। तो एक ही तरफ जो अंतः कोण का युग्म बनता है वो सिर्फ कितना बन रहा है, 1 बन रहा है। कितना बनेगा, सिर्फ 1 बनेगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 69 पे चलते हैं। 69 में आपको क्या लिखा है कि अनुपूरक कोटिपूरक कोणों के युग्म में से एक कोण दूसरे का 1/3 है, तो वह कोण क्या होगा। आप इसका इंग्लिश पढ़िएगा क्योंकि इसके अनुसार कभी सॉल्व हो ही नहीं सकता है। कह रहा कि आउट ऑफ पेयर ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल 1 is 2/3, देखिए वहाँ था 1/3, यहाँ 2/3 ऑफ अदर साइड, तो फाइंड द एंगल। तो यहाँ पर इंग्लिश में सही लिखा हुआ है और हिंदी में उसका कुछ मिस्टेक प्रिंटिंग हो गया होगा, गलती लिखा हो गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो एक शब्द आया था अनुपूरक, उसी का नाम है कोटिपूरक। तो अनुपूरक किसको बोलेंगे, यदि दो कोण कोई भी जोड़ेंगे, अगर उसका मान 90 डिग्री हो तो वो अनुपूरक की श्रेणी में आएगा। एक तो होता है पूरक कोण, यदि दो कोण जोड़ेंगे, ठीक है, दो कोण जोड़ेंगे, अगर 180 के बराबर आ गया तो वो आपको पूरक कोण की श्रेणी में आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि कोटिपूरक कोण है, तो हम मान लेते हैं कि माना कि कड़ा कि एक कोण दूसरे का, माना कि दूसरा कोण इक्वल टू थीटा, पहला कोण, क्योंकि पूरक कोण है, दोनों को जोड़ेंगे 90 होगा, तो 90 माइनस थीटा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप पहला और दूसरा को पहले बराबर कर दीजिए, 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो गया, थीटा। अब क्वेश्चन जो कहेगा वो पढ़िए। एक कोण मतलब पहला कोण, दूसरे का पहला कोण जो है दूसरे का 1/3, 2/3, 2/3, इसमें कितना से देंगे, 2/3 से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 90 माइनस थीटा इक्वल टू 2 थीटा। इसको आप सॉल्व कीजिए, 270 माइनस 3 थीटा इक्वल टू 2 थीटा, 270 इक्वल टू 2 थीटा प्लस 3 थीटा, तो 270 इक्वल टू 5 थीटा एंड थीटा इक्वल टू 270/5। काटिए, 25 25 5 चौक 20, यानी थीटा का मान कितना आ गया, 54 डिग्री। यानी कहने का मतलब कि पहला कोण कितना होगा,
90 माइनस 54, 90 में 54 को घटाइए 36, पहला 36 और दूसरा कितना होगा 54, दूसरा 54, तो पहला 36 और दूसरा 54 जो इसमें ऑप्शन होगा वही लेकर चलेंगे। अब उसके बाद आज का लास्ट देंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, फिर नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे पूरा ख़त्म कर देने का, कि दो अनुपूरक कोणों का अंतर कितना है 30 डिग्री है। कोई भी दो अनुपूरक कोण है तो उसका अंतर हम लोग कितना ले लिए 30 डिग्री, तो अनुपूरक कोणों का योग 100, अनुपूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो ऑप्शन से भी देखिए कि किसका अंतर पूर्ण है, पहला बड़ा होना चाहिए, यानी जो भी हम लोग पहला लेंगे वो बड़ा होगा दूसरा से हर हाल में। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए इस तरह से भी बना सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट में आप जब जाइएगा तो यानी पहला कोण अगर हम लोग बड़ा लेते हैं तो डैट मीन्स थीटा हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि दो कोण को ही जोड़ेंगे। मानिए आप एंगल ए है, ठीक है, एंगल बी है, ये दोनों मिलाकर आपको 90 पड़ रहा है। अब इसमें जो अंतर आ रहा है वो आपको कितना दिया है 30, यानी ए है, ए को हमने बड़ा मान लिया, ए माइनस बी इक्वल टू 30, इसको हम दूसरा मान लिए। अब इसी में आप देखिए क्या करिएगा, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ऑप्शन से ही सब क्वेश्चन को बनाना चाहिए। मैं इसलिए आपको थ्योरेटिकल ले जा रहा हूँ कि बाद में आसानी होगा। एंगल ए माइनस एंगल बी इक्वल टू 30, जब जुटता है तो चिन्ह नहीं बदलता है। 2a टू एंगल ए इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू 130 बाय 120 बाय 2 एंड एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री एंड बी इक्वल टू कितना, इधर हो जाएगा तो 90 माइनस क्या लिखेंगे, 90 माइनस एंगल ए यानी 90 माइनस 60, 90 में 60 को आप घटाइएगा कितना आएगा 30। यानी ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन था। ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके कमेंट में आप बतलाइए कि और आपको कौन सी जानकारी चाहिए, क्या ये बेहतर है कि या इससे और बेहतर। मैं इसलिए आपको प्रीवियस क्वेश्चन बनवा रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन बनवाने के बाद जब प्रीवियस क्वेश्चन को आप देखते हैं तो उससे आपको ये एक आइडिया आ जाता है कि क्वेश्चन जो आता है वो कहाँ से उठ रहा है। उन सारे टॉपिक, क्योंकि देखिए आप तो जान रहे हैं कि बिहार STET का सिलेबस तो दिया नहीं गया, जब सिलेबस पता ही नहीं तो हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो पिछले जो सालों जो क्वेश्चन आया था उसी के आधार पर जो अभी जो नेक्स्ट इसी साल आया था, इससे पहले 11 में भी था, तो उस सारे क्वेश्चनों का हम लोग निचोड़ निकालते हैं और उस निचोड़ के द्वारा हम अपना थ्योरी तैयार करेंगे और उस थ्योरी से आपको देंगे और आप उसको भली भांति अच्छी तरह से पढ़िए। अपने मैं सिलेबस को आप लोगों के बीच लाऊंगा और उन सिलेबस के अनुसार आप उसको ज़रूर पढ़ें। तो मैं आशा करता हूं कि आप हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इतनी कड़ी मेहनत के साथ अगर हम लोग वीडियो को बनाते हैं और आप लोग शेयर या सब्सक्राइब हमारे चैनल को नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, आप देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं दोस्त, इतने मेहनत के बाद एक लाइक तो बनता है। थैंक यू, धन्यवाद।